7 अप्रैल 2012 की सुबह दुनिया के सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड सियाचिन के गायत्री सेक्टर में एक बहुत बड़ा हिमस्खलन होता है। हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर यह टनल बर्फ नीचे की ओर गिरने लगती है, जो कि पाकिस्तान आर्मी के पूरे एक बेस को नष्ट कर देती है। यह पाकिस्तान आर्मी के इतिहास का सबसे बड़ा हिमस्खलन था, जिसने पाकिस्तान आर्मी के लगभग 130 फौजी मार दिए थे। अगले दिन पाकिस्तान मीडिया में इस हिमस्खलन की जोरों शोर से रिपोर्टिंग की जाती है। कुछ न्यूज़ चैनल भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि यह कोई नेचुरल हिमस्खलन नहीं बल्कि भारत द्वारा किया गया एक लेज़र बीम एक्सपेरिमेंट था। उनके अनुसार भारत काफ़ी समय से लेज़र टेक्नोलॉजी द्वारा हिमस्खलन लाने की प्रयास कर रहा था, जिसमें उन्हें सफलता मिल गई है। नमस्कार दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस DRDO का एक ऑपरेशन जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन वाइट वॉश, इसका आइडिया किसको आया था और कैसे आया था, और यह असंभव से लगने वाला ऑपरेशन आखिर किसने प्लान और एग्जीक्यूट किया था, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। ऑपरेशन वाइट वॉश की कहानी शुरू होती है करीब 2009 के आसपास। कश्मीर को बाकी के देश से जोड़ने वाली जोहार टनल के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी थी, और क्योंकि इस बर्फ़ के गिरने से कहीं भी हादसा हो सकता था, इसलिए इस टनल को बंद कर दिया जाता है। इस बर्फ़ को हटाने का जिम्मा सौंपा जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को, और उनकी मदद के लिए DRDO के लेस्टेक लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी बुलाया जाता है। जब लेस्टेक BRO के साथ मिलकर जोहार टनल के ऊपर जमी बर्फ़ को हटाने का काम कर रहा था, उस वक्त रॉ का एक सीनियर फील्ड ऑफिसर भी बाई चांस वहां पर मौजूद था। यह ऑफिसर देखता है कि जमी बर्फ को हटाने के लिए DRDO के एक टैंकर व्हीकल का प्रयोग किया जा रहा है, और इस व्हीकल के पीछे एक कैबिन है जिसमें एक विशालकाय आर्टिलरी गन जैसी कोई डिवाइस लगी हुई है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है काली। इस रॉ ऑफिसर ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसी डिवाइस देखी थी। वो उत्सुक हो जाता और अपने आप को रोक नहीं पाता और लेस्टेक के वैज्ञानिकों से बातचीत करना शुरू कर देता है। वहाँ पर मौजूद लेस्टेक के वैज्ञानिक इस ऑफिसर को बताते हैं कि असल में यह एक आर्टिलरी गन है, और यह वैज्ञानिक लेज़र गन की मदद से टनल के ऊपर बैठी बर्फ़ से छोटे छोटे हिमस्खलन लाएंगे, जिससे कि कोई बड़ी हिमस्खलन आने की संभावना को ख़त्म किया जा सकता है। अब एक इंटेलिजेंस ऑफिसर तो ठहरा इंटेलिजेंस ऑफिसर, दिल्ली वायस आते ही उस पूरे रास्ते यह ऑफिसर बस यही सोचता रहता है कि क्या इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में बैटलफील्ड में किया जा सकता है या नहीं। यदि इसे छोटे हिमस्खलन लाए जा सकते हैं तो क्या इससे बड़ा हिमस्खलन लाया जा सकता है और दुश्मनों को मारा जा सकता है या नहीं। दिल्ली वापस आते ही यह ऑफिसर अपने सीनियर के सामने यह आइडिया रख देता है, और उसके साथ वही होता है जो ज़्यादातर आइडिया के साथ होता है। इस आइडिया के बेकार बताकर आउटराइट रिजेक्ट कर दिया जाता है, और लेकिन यह ऑफिसर हार नहीं मानता और कई महीने तक लेस्टेक और चंडीगढ़ स्थित स्लो एंड एवरेज स्टडी एस्टेब्लिशमेंट यानी SACH के साथ रिसर्च के बाद डिटेल प्रेजेंटेशन तैयार करता है, जो कि किसी तरह उस वक्त के रॉ के चीफ संजीव त्रिपाठी तक पहुंच जाता है। उस वक्त NSA MK नारायण और रॉ चीफ बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और इसलिए रॉ चीफ को NSA का विश्वास लेने में ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी पड़ी। कई दिनों की मेहनत के बाद NSA नारायण प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को भी मना ही लेते हैं, और इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल जाती है। अब MK नारायण खुद ही इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले थे और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को रिपोर्ट देने वाले थे। रॉ चीफ संजीव त्रिपाठी खुद अपने हाथों से इस प्रोजेक्ट की टीम को रॉ DRDO के लेस्टेक, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स से चुनते हैं। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता है वाइट वॉश। इसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस रिंग SACH की टीम 20,000 फीट ऊपर सियाचिन में इंडियन आर्मी की एस पोस्ट का एक दौरा करती है, जहां से कि पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर साफ साफ दिखाई देता है। SACH की टीम इस एरिया की मैपिंग शुरू कर देती है और इसकी ट्रिगर पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेती है। अब वो काम करना था जो कि ज़्यादातर लेस्टेक के वैज्ञानिक को ज़्यादातर असंभव लगता था, और उनका यह अविश्वास बिना किसी कारण के नहीं था। असल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 10 टन से ज़्यादा वजन वाली काली को 20,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाना था, और इसके पावर जनरेटर को भी ऊपर ले जाना था। इसके साथ साथ लेस्टेक के वैज्ञानिकों को एक और डर सता रहा था कि उनका मानना था कि अगर काली का प्रयोग सरफेस के ऊपर यानी नीचे रखकर किया जाए
तो उसके शोर या वाइब्रेशन के कारण उनके पैरों के नीचे की बर्फ सकती है। जहां पर काली ऑपरेट कर रहा है वहीं पर हिमस्खलन आ सकती है, जिस पर वहां खड़े इंडियन आर्मी के सारे ट्रॉफी भी मारे जा सकते हैं। इसलिए निर्णय लिया गया कि इस प्रोजेक्ट के लिए काली का प्रयोग एक एयर प्लेटफॉर्म यानी कि हवा से किया जा सकता है और इसके लिए रॉ के एविएशन रिसर्च विंग यानी ARC इंडियन आर्मी के 2 प्लेन 1976 के डेपुटेशन पर ले लिया जाता है। इन दोनों IL-76 प्लेन को NRC के पायलट कटक के पास छरबसिया एयरबेस पर लेकर आते हैं, जहां पर इन प्लेनों में काली 5000 को फिट कर दिया जाता है। जिस काली गन को रॉ के ऑफिसर ने जब जोहार टनल पर बर्फ हटाते हुए देखा था, वह काली बम इस काली 5000 के सामने खिलौना थी। दोनों IL-76 प्लेन में काली के फिट हो जाने के बाद प्लेन्स को सरस्वा एयर स्टेशन पर तैनात कर दिया जाता है और जहां उनकी सुरक्षा इंडियन आर्मी के गरुड़ कमांडो को तैनात कर दिए जाते हैं, जिसका मतलब है कि दोनों प्लेन्स पर भी नहीं मार सकती थी। ऑपरेशन व्हाइट वॉश के लिए दिन चुना जाता है 7 अप्रैल 2012 को। प्लान था कि दोपहर के 12 बजे काली की पावरफुल लेज़र बीम्स ट्रिगर पॉइंट को सॉफ्ट करना शुरू कर देगी, जिसके 2 घंटे के बाद हिमस्खलन आना शुरू हो जाएगा। इस ऑपरेशन के लिए दोपहर का टाइम चुनना भी एक सोची समझी स्ट्रेटजी थी, क्योंकि सियाचिन में ज़्यादातर नेचुरल हिमस्खलन दोपहर के समय आते हैं, इसलिए यह दोपहर का समय चुना गया। इंडियन आर्मी के एस पोस्ट पर एक ऑब्जर्वेशन पार्टी को मॉनिटरिंग के लिए डिप्लॉय कर दिया जाता है। इस पार्टी में मौजूद ज़्यादातर DRDO के साइंटिस्ट साउथ इंडियन थे, जिन्होंने कभी 1000 फीट की ऊंचाई भी नहीं देखी थी और आज यह 20,000 फुट की ऊंचाई पर काम कर रहे थे। इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन देश की सेवा करने का जज्बा था जो कि इनकी इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी काम करने की हिम्मत दे रहा था। ऑपरेशन शुरू होने के पहले इंडियन आर्मी ने DRDO के वैज्ञानिकों को वही हाई क्वालिटी ट्रेनिंग दी गई थी जो इंडियन ऑफिसर को जवानों को सेंटर और नॉर्थ ग्लेशियर में पोस्ट होने से पहले दी जाती थी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे एयर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने जाना था और यह दोपहर को होना था। इसीलिए पोलराइजेशन और हाई प्रेसिलेशन शूटिंग जैसी टेक्निकल इशू सामने आ रहे थे और इन इशू को सुलझाने के लिए मदद ली जाती है, जो कि है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा रिसर्च सेंटर के तकनीकी प्रोजेक्ट की डिटेल स्टडी करते हैं और सुझाव देते हैं कि इस ऑपरेशन के टाइम को या जल्दी सुबह कर दी जाए या तो शाम को। उनके अनुसार इस इशू को सॉल्व करने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। वैसे तो सियाचिन में नेचुरल हिमस्खलन सुबह और शाम को आते रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार के रिस्क को ख़त्म करने के लिए अब ऑपरेशन के टाइमिंग को बदल कर सवेरे 4 बजे कर दिया जाता है। अब ऑपरेशन व्हाइट वॉश 7 अप्रैल 2012 को सुबह 4 बजे होना था और अगले दिन 8 अप्रैल 2012 को उस वक्त के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जरदारी भारत आने वाले थे। D-Day के दिन दोनों IL-76 प्लेन सियाचिन एयरबेस से उड़ान भरते हैं, अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इनके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स का एक AVEX प्लेन और रिफ्यूलिंग के लिए एक IL-76 प्लेन भी इसके साथ पोजीशन ले लेती है। साथ ही सुखोई फाइटर और 6 मिराज फाइटर भी बुलाए जाते हैं। मिराज और सुखोई फाइटर प्लेन सुबह 2 बजे ही पहुंच जाते हैं और दोनों IL-76 के आसपास की एरिया को स्कैन करना शुरू कर देते हैं। सैस टीम सैटेलाइट रिसेप्शन सेंटर और 3D ट्रेन विजुअलाइजेशन सेंटर से मिली इमेजेस के बाद डिटेल एनालिसिस करने के बाद ट्रिगर पॉइंट मार्क कर चुकी थी और 4 बजे ही IL-76 में लगी काली गन 30,000 फीट ऊंचाई से इन पॉइंट के ऊपर 100% प्रेसिजन से लेकर शूटिंग कर देती है। सुबह 5:40 पर एस पोस्ट पर तैनात DRDO की टीम को जोर से एक आवाज़ सुनाई देने शुरू हो जाती है। कुछ ही सेकंड में बर्फ के गिरने वाली स्पीड 3000 प्रति किलो घंटे की हो जाती है। पाकिस्तान इस हिमस्खलन को देखते ही अपनी पोस्ट को अलर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन 3000 प्रति किलो घंटे की रफ्तार से गिरने वाली यह बर्फ उनको कोई मौका नहीं देती। एस पोस्ट पर बैठे DRDO की साइंटिस्ट भी इस विनाशकारी को देखकर भयभीत हो जाते हैं। 10-15 मिनट में पाकिस्तान की आर्मी का पूरा हेडक्वार्टर यानी कि हमारा डेंस एरिया 80 फीट मोटी बर्फ के नीचे दब जाता है। मौके पर मौजूद इंडियन आर्मी के फौजी भी देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन वैसे कोई एग्जैक्ट नंबर सामने तो नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के अनुसार उसमें 124 फौजी मारे गए थे। पाकिस्तान के आर्मी के एस्टीमेट के अनुसार नॉर्थ लाइट इन्फेंट्री के हेडक्वार्टर के ऊपर 80 फीट मोटी बर्फ की परत जम गई थी। ऑपरेशन के सफल होने के बाद DRDO काली के इस कॉम्पैक्ट मॉडल के विकसित करने के ऊपर काम कर चुके हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और खुश रहें।